नमस्कार दोस्तों, खबरदार कार्यक्रम के लिए मैं आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास खबरदार चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मुलाकात करेंगे फिर एक बार कॉकरोच से, क्योंकि कॉकरोच आजकल चर्चाओं में छाया हुआ है और हम जो बात लेकर आए हैं वो शायद आज तक आपको माध्यमों में छुटक पुटक दिख गई हो तो अलग बात है, एक तार्किक रूप में कहीं भी इसका उल्लेख आप नहीं पाओगे। दोस्तों, हम ये मानते हैं कि पत्रकारिता यानी पत्रकारित्व जर्नलिज्म का धर्म उत्तर गढ़ना नहीं है जहां प्रमाण न हो, बल्कि वे प्रश्न उठाना है जिन्हें पूछने का साहस और क्षमता बहुत कम लोग रखते हैं। कॉकरोच आंदोलन का आश्चर्यजनक उभार पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच चुका है। कुछ ही समय में ये एक छोटे से अभियान से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों में चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर व्यापक उपस्थिति, स्वयंसेवकों का तेजी से जुड़ना और मीडिया का लगातार कवरेज, इन सब ने अनेक लोगों को चौंका दिया है। ऐसा तेज विस्तार जनभावनाओं का स्वाभाविक परिणाम भी हो सकता है। कि राजनीतिक इतिहास जो बताता है कि बड़े जन अभियानों के पीछे अक्सर सुव्यवस्थित संचार, मजबूत नेटवर्क और प्रभावी रणनीति होती है। वो रणनीति और संसाधन ये कॉकरोच आंदोलन के पीछे भी अभी दृश्यमान न हो, कहीं न कहीं लगे हुए हैं। यह लेख किसी षड्यंत्र का दावा नहीं करता, न तो हमारा वो इरादा है। यह केवल कुछ ऐसे प्रश्न उठाता है जिनके उत्तर अभी तक स्पष्टता से हमें नहीं मिल रहे हैं, और पत्रकारित्व का एक धर्म है कि वो ऐसे प्रश्न उठाए जिनके उत्तर से जो भी विषय लेकर हम चले उसकी पारदर्शिता प्रमाणित हो। हमारा पहला प्रश्न है, जैसे कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। और यही हमारा प्रश्न है कि क्या इतिहास स्वयं कॉकरोच आंदोलन में भी दोहरा रहा है? क्या बात है। कई लोगों का इस आंदोलन में दिल्ली के रामलीला मैदान में चले अन्ना हजारे आंदोलन की झलक दिखाई देती है। दोनों आंदोलन ने स्वयं को दलगत राजनीति से ऊपर बताया, नैतिकता की भाषा अपनाई, सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग किया और बहुत कम समय में राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बन गया। इतिहास हमेशा स्वयं को नहीं दोहराता, लेकिन यह संकेत अवश्य देता है। अन्ना आंदोलन ने आगे चलकर भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। क्या कॉकरोच आंदोलन भी वैसे ही मोड़ पे अपने जात को लेकर खड़ी कर देता दिखाई देगा, या वह केवल एक स्वतंत्र जन आंदोलन है? इसका उत्तर तो भविष्य देगा, मगर आज हम ये प्रश्न जरूर पूछते हैं कि इसके पीछे जो अन्ना हजारे के आंदोलन की कुछ झलक थी, वो झलक क्यों दिखाई दे रही है? क्या इतिहास अपने आप अपनी जात को दोहरा रहा है? ये हमारा प्रश्न है। हमारा दूसरा प्रश्न है अभिजीत दीपके को लेकर। कौन है अभिजीत दीपके? आज तक जो जाना, किसी ने उन्हें माना नहीं। सोनम वांगचुक लद्दाख
कि अलग राज्य की मांग और कुछ ऐसी मांगों को लेकर पदयात्रा करके गांधी की समाधि तक जाना चाहते थे, बीच रास्ते में उन्हें पकड़कर जेल में भेज दिया गया। अभिजीत दीपके आते हैं विदेश से, उनका स्वागत करने के लिए पुलिस तैयार है एयरपोर्ट पर, मगर स्वागत दूसरी तरह से किया जाता है। उन्हें सब तरह की परमिशनें थमाई जाती है कि आप सोनम वांगचुक को मिल सकते हैं, आप जंतर मंतर जा सकते हैं, आप प्रवास करने के लिए स्वतंत्र है, हम आपके सुरक्षा के इंतजाम भी देखेंगे। तो क्या यही बर्ताव, इसी तरह का बर्ताव किसी और आंदोलनकारी के साथ पुलिस ने किया होता? तो अभिजीत दीपके को विशिष्ट महत्व क्यों प्रदान किया जा रहा है? सरकार क्यों अभिजीत दीपके पे इतनी कृपालु है? ये प्रश्न का जवाब नहीं मिलता। सार्वजनिक चर्चाओं में अभिजीत दीपके के आम आदमी पार्टी से जुड़े रहने की बातें सामने आई है, और जब वो बातों की श्रृंखला, वो प्रोटेस्ट मार्च जब सोमनाथ जी लीड करते हैं, आम आदमी पार्टी के एक धुरंधर नेता, और उनके साथ आम आदमी पार्टी के अन्य नेतागण भी है, तब ये प्रश्न जरा ज्यादा उभरने लगता है। यदि ऐसा है कि अभिजीत दीपके कहीं भी किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का लेबल लगाकर बदनाम हो चुकी पार्टी है, तो फिर भारत सरकार अभिजीत दीपके का इतनी गर्मजोशी से स्वागत क्यों करती है? क्या राज है इसके बीच? जो भी हो, इसे खुलकर स्पष्ट किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति का अतीत में किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होना अपराध नहीं है, लेकिन जनता को उसके राजनीतिक सफर को समझने का अधिकार तो अवश्य है। क्यों आजकल ध्रुव राठी इस देश में दिख रहे हैं? क्या इनका सरकार से कोई समाधान हो गया है? ये प्रश्न भी इसके साथ साथ उठता है। इसके साथ कुछ और प्रश्न भी जुड़ते हैं। आंदोलन के लिए धन कहां से आता है? देश भर में इसकी गतिविधियों का समन्वय कौन करता है? इतने कम समय में इतना सशक्त संगठन कैसे तैयार हो? पारदर्शिता किसी भी आंदोलन की विश्वसनीयता बढ़ाती है। जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों पर या विभूतियों पर भी इनके आंदोलन के सामने बहुत गंभीर टिकाएं हुई है, यहां तक कि उनको कोई विदेशी सत्ता का एजेंट तक बताया गया है। तो अभिजीत दीपके का क्या बैकग्राउंड है? कौन है अभिजीत दीपके? क्या वो आम आदमी पार्टी से कहीं भी भूतकाल में जुड़े थे, या उनकी सोशल मीडिया में जो पोस्ट रखी गई उनमें कहीं आम आदमी पार्टी के प्रति जुड़ाव आपको दिखाता है? अभिजीत दीपके कौन है? ये इस आंदोलन का एक यक्ष प्रश्न है, और इनका बैकग्राउंड जानने का अधिकार जनता को है। अब चले सोनम वांगचुक की ओर, प्रतीकों की राजनीति की ओर। सोनम वांगचुक का अनशन, उनको वहां तक जाने दिया जाता है, जबकि पहली बार वो कूच करके महात्मा गांधी की समाधि तक जाना चाहते थे, उनको पकड़ लिया गया था। यह सोनम वांगचुक निर्धारित स्तर पर जंतर मंतर पहुंच जाते हैं, अनशन शुरू होता है, और एक निर्णायक मोड़ पर उन्हें वहां से उठाकर मेदांता अस्पताल में दाखिल किया जाता है। करना चाहिए। ऐसी विभूति की 18-20 दिन के अनशन के बाद जान अगर जोखिम में है, तो देश की फर्ज बनती है कि
उसकी देखभाल करें, उसको इसके बलि न बनने दिया जाए। हमें उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मगर फिर ये सिमिलरिटी क्यों? अन्ना को भी मेदांता हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था, अन्ना को भी बीच आंदोलन उठा लिया गया था, तो इसके साथ सिमिलरिटी क्यों जुड़ती है, समझ में नहीं आता। ये प्रश्न का हमें जवाब चाहिए। गांधी जी से लेकर आज तक उपवास केवल विरोध का माध्यम नहीं रहा, बल्कि जनमत निर्माण का प्रभावी साधन भी रहा है। यह आंदोलन नहीं तो कोई राजकीय हेतु से की जा रही कि चौक्कस व्यूहरचना के साथ आगे बढ़ रही गतिविधियां है। यह आलोचना नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की वास्तविकता है कि भेष पलटकर वो घटोत्कच के तरह कहीं अपना असली मकसद या अपना असली रूप छिपा लेती है। बंद कमरों की मुलाकातें। जेपी नड्डा, जो एक समय में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, उन्हें मिलने के लिए 2 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जाता है, एक श्रीमान दास और उनके साथी। वो कुछ मांगे लेके गए हैं, मगर मांगे ऐसी है जो सरकार को उसके साथ मांगे पूरी करने में, स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जिन लोगों ने आत्महत्या की है, जिसकी संख्या 20 से ऊपर बताई जाती है, उनके परिवारजनों को मुआवजा दिया जाए 1 करोड़ रुपए का। तो भारत सरकार के लिए कुछ ये रकम कुछ भी नहीं है, तिनके के बराबर है। इन लोगों की कई मांगे ऐसी है कि जैसे कोई जिम्मेवार लोग अभिजीत दिपके के साथ संवाद करे। ये भी लोकशाही में संवाद तो होता रहता है, करना चाहिए, मगर जब एक और पुलिस इलेक्ट्रिक स्टिक से आंदोलनकारियों को मारती है, करीब 50 जितने आंदोलनकारी हताहत होते हैं, एक लड़की जीवन और मौत के बीच झोले खा रही है, ठीक उसी समय आपको अभिजीत दिपके को पुलिस की जीप में बैठाकर कहीं ले जाया हुआ और ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। 2 घंटे के बाद वो वापस फिर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? फिर पुलिस पकड़ लेती है, फिर पुलिस के बाद में तो क्या किसी से गुप्त मुलाकात के लिए जा रहे हैं? क्या था रहस्य कि अभिजीत दिपके, इनको आप एक दफा अरेस्ट करो और 2 घंटे के बाद वापस आ जाए, फिर अरेस्ट करो, फिर पुलिस की गाड़ी में कहीं ले जाओ, फिर वापस आ जाए। प्रश्न ये, कहाँ गए थे अभिजीत दिपके और क्यों छोड़ दिया गया उनको? अगर 2 घंटे के बाद लगा कि उनको पकड़ने में पुलिस ने कानून से हटकर काम किया था, तो फिर दोबारा धरपकड़ क्यों की? ये प्रश्न उठते हैं और ये प्रश्नों का हमें समाधान ढूंढना है। और इसीलिए मैं कह रहा था दोस्तों कि गांधी जी से लेकर आज तक उपवास केवल विरोध का माध्यम नहीं रहा, बल्कि जनमत निर्माण का प्रभावी साधन रहा है। यह आलोचना नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की वास्तविकता है। मैं जो बात कर रहा था बंद कमरे की मुलाकातों का, आंदोलन से जुड़े लोगों और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई बैठकों की खबरों ने भी स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा पैदा की है। लोकतंत्र में सामाजिक संगठनों और राजकीय नेताओं के बीच संवाद होना असामान्य नहीं है और होना ही चाहिए। जब संवाद नहीं होता तब उसका उकेल भी नहीं निकलता और हर संवाद सफल भी नहीं होता। जैसे अमेरिका ईरान के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थी से
संवाद शुरू तो हुआ, युद्ध विराम हुआ, मगर वो सफल नहीं रहा और युद्ध फिर से चालू हो गए। अब फिर से युद्ध विराम की बातें और समझौते की बातें आ रही है, फिर से मंत्रणाओं की बातें आ रही है। तो संवाद तो चलते रहना चाहिए। विवाद है तो उसका समाधान संवाद में ही है। तो राजकीय पार्टियों के नेता अभिजीत दीपके और उनके साथियों से मिले, उसमें मैं कोई गलत नहीं समझता, मगर रहस्यमय जरूर है। कुछ प्रश्न इससे स्वाभाविक रूप से उठते हैं कि इन बैठकों का अनुरोध किसने किया। जेपी नड्डा ने ऐसा स्पष्ट कहा है कि आंदोलनकारियों ने समय मांगा था, कॉकरोच ने समय मांगा था, हमने दिया, स्पष्ट कहा है। तो क्या मकसद था आपका? क्या आप आंदोलन को ज्यादा समय नहीं चलता देख रहे हैं? क्या तकलीफ थी? क्यों आपको समय मांगने पड़ा? वैसे अगर सरकार ने समय मांगा होता तो हम समझ सकते थे कि आंदोलन को खत्म करने के लिए वो डायलॉग करना चाहते हैं। आप आंदोलन शुरू करते हैं और फिर नेगोशिएशन भी आप ही शुरू करते हैं। क्या वजह है उसकी? ये प्रश्न अनुत्तर रहता है। और ये बैठकों में क्या चर्चा हुई? क्यों ये जो लोग चर्चा के लिए गए उन्होंने ये बातें क्यों प्रेस के सामने नहीं रखी कि हम इनसे मिले, ये बातें हुई और इसका निष्कर्ष ये निकला। अब हम फिर से सोचेंगे उनकी बातों। ठीक, वहां तक तो आप कहो, आप बिल्कुल अनुत्तर रहो, जैसे कोई खुफिया मिशन पे जा रहे हो और जाके आ गए, किसी को कुछ बताना नहीं है क्या हुआ, क्या बातें हुई। ये संदेहजनक है, स्वाभाविक नहीं है। क्या अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से भी ऐसी मुलाकात किसी और माध्यम से हो रही है? पारदर्शिता अटकलों से समाप्त होती है। पारदर्शिता की अटकल है। पारदर्शिता न रखने से बढ़ती है। पारदर्शिता ही गलत अटकलों को समाप्त करती है। पीछे अन्ना हजारे की ओर फिर से मुड़े तो उनका आंदोलन जैसे जैसे लोकप्रिय होता गया, लोग जुड़ते गए, स्वाभाविक था। आज कॉकरोच आंदोलन के साथ भी कांग्रेस ने समर्थन देना शुरू कर दिया है। यह सामान्य नहीं है। इतिहास गवाह है कि राजनीतिक दल अक्सर उन आंदोलन से जुड़ना वाजिब समझते हैं जिन्हें जनता का समर्थन मिलने लगता है। वही उसकी तो उन्हें तलाश है। लेकिन प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है, जो ध्यान से सुने आप, जो मैं आप कहने वाला हूं, क्या आंदोलन राजनीतिक दलों से प्रभावित हो रहा है या आंदोलन राजनीतिक दलों को प्रभावित कर रहा है, या अब राजनीतिक दल आंदोलन को प्रभावित करने लगे हैं? क्या बात है? खड़गे जी के जन्मदिन के दिन कांग्रेस का प्रधानमंत्री आवास को घेरना और इसी तरह इनका जन्मदिन की खुशियां मनाना, क्या राज है उसके पीछे? समझ नहीं आता। कुछ राजकीय विश्लेषकों का कहना है कि यह आंदोलन ऐसे समय उभरा जब राम मंदिर से जुड़े चंदों के घोटाला वाला प्रश्न कृष्ण मंदिर से भी जुड़ा और आगे और मंदिरों से भी जुड़ा। गुजरात में अंबाजी के मंदिर में भी कैश चोरी करते हुए कैमरा ने पकड़ लिया, अच्छी बात है। मगर जब राम मंदिर चढ़ावा का घोटाला वाला जो प्रश्न था, जो तूल पकड़ रहा था, और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाला है, ठीक उसी समय मीडिया से लेकर सबका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उनकी जो नजर है राम मंदिर घोटाले से हटाकर किसी और मुद्दे पे ले जाने के लिए तो यह आंदोलन नहीं किया गया।
क्या इसके पीछे, जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन के पीछे बाद में जैसे शांति भूषण ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी थे, क्या इस आंदोलन को भी भारतीय जनता पार्टी ने ही खुद खड़ा करवाया है? क्या वही खुद आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन के पीछे है? क्या राम मंदिर से ये मुद्दा लोगों की ध्यान नजरें हटाकर किसी और मुद्दे पे ले जाना चाहता है? क्या लोगों को ठीक उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आने वाला है और राम मंदिर का मुद्दा काफी असर कर उठ खड़ा हो सकता है, ठीक उसी समय कॉकरोच निकलता है। क्या राज है उसके पीछे? कौन है इस मूवमेंट के पीछे? पैसे कहां से आते हैं? संगठन शक्ति कौन देता है? संगठन क्या है? संगठन का संचालन कौन करता है? दीपके तो प्रतीकात्मक है। कॉकरोच जनता पार्टी ये एक छलावा तो नहीं है जिसका काम और मिशन राम मंदिर चंदा चढ़ावा घोटाले से लोगों का ध्यान हटाना हो, और वो सफलतापूर्वक हो रहा है। सोनम वांगचुक भी जुड़ते हैं, उनको भी सही समय पे उठा लिया जाता है, वही मेदांता हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां अन्ना हजारे को ले जाया गया था। तो ये सब बातें हम एक के साथ एक जोड़े तो शंका की सुई इस आंदोलन पे जाती है कि क्या राज है इस आंदोलन, ये कॉकरोच क्यों निकला है और कॉकरोच किसको नुकसान करेगा। फिलहाल ऐसा कोई सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि ऐसा जानबूझकर किया गया, लेकिन संयोगिक तर्क जो है वो अनुत्तर रहते हैं और वही तर्कों के आधार पर जांच करना पत्रकारिता का वैध विषय अवश्य है। सबसे बड़ा प्रश्न है लाभ किसे है, बिकॉज कोई भी आंदोलन हेतु के बिना नहीं किया जाता और हेतु के बिना इतना बड़ा खर्च और जन समर्थन भी नहीं खड़ा हो सकता। अनुभवी राजनीतिक विश्लेषक हर बड़े आंदोलन के सामने एक प्रश्न अवश्य रखते हैं, इससे राजनीतिक लाभ किसे मिल रहा है? क्या इससे किसी दल को नुकसान हो रहा है? क्या किसी दूसरे दल को लाभ मिल रहा है? क्या राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श बदल रहा है? क्या आगामी चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ सकता है? ये सब प्रश्न पूछना आरोप लगाना नहीं है, बल्कि वहीं से गंभीर जांच की शुरुआत होती है। लोकतंत्र में पारदर्शिता आवश्यक है और पारदर्शिता कॉकरोच कहीं छिपा के बैठा है, हमारे सामने आई नहीं। संभव है कि कॉकरोच आंदोलन वास्तव में एक स्वफुर्त जन जागरण हो। संभव है कि भारत का युवा दल जेन-ज़ी जाग उठा हो, या फिर कॉकरोच ने उसे जगा दिया हो और बाजी उनके हाथ में न रहे, इस तरह की परिस्थिति न हो, इसीलिए बेरहमी से उन पे पुलिस बल प्रयोग कर रही हो ताकि और लोग न जुड़े। शक्य है, हर चीज शक्य है। संभव है समय के साथ विभिन्न राजनीतिक शक्तियां इससे जुड़ने लगी हो, और यह भी संभव है कि वास्तविकता इन दोनों के बीच में कहीं हो। आज निश्चित निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। बड़ा आंदोलन है कॉकरोच का, अभी शुरुआत है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र का अनुभव हमें सिखाता है कि जितना बड़ा आंदोलन होता है उतनी ही अधिक पारदर्शिता की अपेक्षा होती है। अगर वो नहीं रही तो लगने वाले आक्षेप भी उतने ही गंभीर होते। किसी भी आंदोलन की असली परीक्षा उसके नारों से नहीं, नारे तो कोई भी बुला लेता है, जोर जुलम के टक्कर में सब संघर्ष हमारा नारा है,
हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। भाजपा तुम जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। ये नारों से कुछ नहीं होता। सही मायने में जो प्रश्न हमने उपस्थित किए हैं उनके सही उत्तर जब तक न ढूंढे, जब तक कॉकरोच पारदर्शिता हासिल न कर ले, तब तक कॉकरोचों का सम्मेलन और उसके पीछे की राजनीति आज की तारीख में हमारी समझ में नहीं है। मगर काल किसी को इंडेफिनेट टाइम तक लाक्षागृह से बाहर निकलने का दरवाजा ही नहीं दिखाई दे, ऐसा नहीं करता। काल एक निश्चित समय अवधि में जो चीजें सतह पर लाता है, जैसे शांति भूषण ने इकरार किया कि अन्ना हजारे का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सहारे और उनका एक प्लेटफॉर्म था, इस पे भी सच्चाई क्या है बाहर आएगी। अभिजीत दीपके कैसे आए, एयरपोर्ट पे ही उनका जैसे कोई वीआईपी हो, कैसे पुलिस ने उनको सब सेफ पैसेज दे दिया। कौन थे अभिजीत दीपके, कहाँ थे, क्या बैकग्राउंड है इनका, क्या भूतकाल इनका रहा है, किस तरह की पोस्ट उनकी सोशल मीडिया पे दिखती है। शायद काफी चीजें हटा ली गई हो, ऐसा भी हो सकता है। अभिजीत दीपके अपने आप में खुद ही एक प्रश्नार्थ चिन्ह है। आगे की बात तो बाद में, कौन है अभिजीत दीपके, ये प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिलता। हम इस प्रश्न का सही उत्तर चाहते हैं। किसी भी आंदोलन की सही परीक्षा, सच्ची परीक्षा नारों से नहीं, बल्कि जनता के कठिन प्रश्नों के प्रति उसकी ईमानदारी से होती है। क्या कॉकरोच आंदोलन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का नया अध्याय बनेगा, या राजनीतिक रणनीति का एक नया प्रयोग सिद्ध होगा? क्या वो सफल होगा या विफल? क्या उससे फायदा होगा तो किसको होगा, नुकसान होगा तो किसको होगा? ये प्रश्नों के उत्तर हमें ढूंढने हैं। लेकिन तब तक ये प्रश्न तो पूछे जाएंगे। बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। आप इसको स्वीपिंग अंडर द कारपेट करके कॉकरोच को छिपा नहीं सकते। कॉकरोच फैलता जाता है। जैसे यहाँ कॉकरोचों का झमेला देखते हैं आप आपकी स्क्रीन पे। ये कॉकरोच का झमेला क्यों लगा है, कहां से निकल कर आए हैं सब, कहां बड़े हुए, किसने इन्हें बुलाया, इनको यहाँ बुलाने के लिए क्या प्रयत्न, किस तरह के प्रयत्न, क्या कोई लालच दी गई थी, क्या कोई और चीजें हैं इनके पीछे, या फिर कोई परिबल ऐसे हैं जो इस देश के सीमा से भी पार हो, या सरकार खुद राम मंदिर का मुद्दा भटकाने के लिए इस आंदोलन को चलने देती हो। कुछ भी हो सकता है। हम आज कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। टाइम इज द ग्रेटेस्ट सॉल्यूशन। और इतिहास का यही सबसे बड़ा बोधपाठ है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास पुनरावर्तित होता है। तो अन्ना हजारे का आंदोलन जिस मकसद से हुआ था, वो मकसद, वही मकसद से आज दीपके भारतीय जनता सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राम मंदिर घोटाले से बचाकर उत्तर प्रदेश की जनता का खासकर ध्यान युवाओं और युवाओं के प्रश्नों की ओर आकर्षित करना चाह रहे हो, ये संभव है। अगर अभिजीत दीपके इतने ही देश के लिए चिंतित है तो विदेश में क्यों रहते हैं? ये प्रश्न भी हमें पूछना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम ये आंदोलन को एक प्रश्नावली के नजरिए से देखते हैं। हम कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, न हम उसको एक ऐतिहासिक पल समझते हैं जब जैन जी जाग उठा हो और उसने
सोनम वांगचुक और दीपके जैसे के नेतृत्व में अब सरकार के सामने अपनी आक्रोश व्यक्त करना शुरू कर दिया हो, इससे बदलाव आएगा। क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? मैं नहीं मानता। जो लोग मोदी जी को जानते हैं वो कभी ये नहीं कहेंगे कि वो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा चाहिए तो भी अभी तो नहीं लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता किसी रिशफल के टाइम इनको ड्रॉप किया जा सकता है, मगर आंदोलन के जवाब में ये नहीं होगा। तो फिर नड्डा के साथ क्या डिस्कशन हुआ? क्यों ना दीपके इसका कोई स्टेटमेंट देते हैं कि हमारी ये बातें हुई है। न तो नड्डा कुछ बोलते हैं, वो बोलते हैं हमने नहीं बुलाया था, वो तो उन्होंने समय मांगा था, हमने समय दिया। सच क्या है इसका उत्तर आने वाला समय देगा। तो आज यही रुकेंगे दोस्तों। मैं आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास, खबरदार के लिए। खबरदार रहिए, जागृत रहिए, प्रश्न पूछिए, मगर किसी भी तरह की एक या दूसरी फिलोसॉफी से प्रभावित होकर नहीं, तटस्थ मन से वाजिब जो बात है वो जानने का हमें अधिकार है, और यही तो खबरदार का मूल कर्म है। रुकेंगे यहाँ। धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात। भारत माता की जय।